हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फिजिक्स की कुछ ऐसे टॉपिक्स हम लोग उठाते हैं जिनका एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। खासकर आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए ऑप्टिक्स रखा, क्योंकि अगर फिजिक्स के 2 क्वेश्चन भी आए साइंस की फील्ड से तो आप ये मान के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन ऑप्टिक्स से जरूर मिलता है। इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको ऑप्टिक्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जाए, जिससे आप अपना सवाल आसानी से निकाल लें और आप ऑप्टिक्स को, जो आपके अंदर ऑप्टिक्स का डर रहता है, वो चीज आप आसानी से अपना सीख सकें और अपने डर को भगा सकें। इसीलिए मैंने मैकेनिक्स वगैरह नहीं पढ़ाया आपको, क्योंकि मैकेनिक्स वगैरह जनरल ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत बार एग्जाम में आ भी चुकी हैं और वो आप सब लोग जानते भी हैं। तो ऑप्टिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें मैं आपको पहले तो सारी चीजें बता देता हूं कि ऑप्टिक्स में नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे सबसे ज्यादा, इधर अगर आप देखें 4-5 सालों में, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आ रहे हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, आई डिफेक्ट्स। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम लोग कुछ बेहतर पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जिससे आप अपने सब्जेक्ट में या ऑप्टिक्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको कर सके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ऑप्टिक्स है क्या। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग लाइट के बीपी को चेक करते हैं। क्या करते हैं बेटा? लाइट के बीपी को चेक करते हैं। बीपी मीन्स, थोड़ा आपको आसानी से याद रहे इस वजह से मैं ऐसे बोल रहा हूं, बीपी मीन्स बिहेवियर एंड पी मीन्स प्रॉपर्टीज। मतलब ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, स्टडी करते हैं, और इन्हीं बेसिस पर जितने भी फिनोमेनन हैं उनको स्टडी किया जाता है। यहां से बेटा 1-2 सवाल भी पूछे गए आपसे हैं। जैसे उसने पूछा कि लाइट का नेचर कैसा होता है। अब लाइट का जो नेचर होता है, ये लाइट हमारी एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ऐसी वेव्स या ऐसी तरंगे जिन्हें चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। मतलब ये वेव्स जो होती हैं वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। समझ में बात आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ही ऐसा होता है कि इनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप एग्जाम्पल में सनलाइट को ले सकते हैं। जितनी भी सन रेज होती हैं, आपने देखा होगा कि एक्स रेज, गामा रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, जितनी भी टाइप की वेव्स होती हैं वो सारी की सारी किस फॉर्म में होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और लाइट का नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है। फिर इसके बाद यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इनकी वेवलेंथ पूछी गई है। लाइट की जो वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य होती है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है। यहां से आप 2 बातें याद रखिएगा। एक, नैनोमीटर जो हमारा होता है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, और कभी कभी वो एंगस्ट्रॉन में भी पूछ लेता है
तो 1 एंगस्ट्रॉन जो होता है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। कहने का मतलब ऑप्टिक्स की जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो बस लाइट की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, दो चीजें मैंने आपको बताई, ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो भैया कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब लाइट डिफरेंट मीडियम में मूव करती है, ग्लास में जाएगी अलग स्पीड होगी, वाटर में जाएगी अलग स्पीड होगी। तो दो बातें यहां से ध्यान रखना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मीडियम M1 मीडियम M2, जैसे मैंने कहा एयर से ग्लास में चली गई, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होगी। मतलब स्पीड और वेवलेंथ ये दोनों चेंज करेंगे, मतलब ये दोनों चेंज्ड हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ और स्पीड दोनों चेंज होती हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी कन्वर्ट नहीं होती है, चेंज नहीं होती है, नॉट चेंज्ड। तो आपको कुछ मैं डाटा भी बता देता हूं, जैसे 2-3 पूछे गए हैं। वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से ग्लास में भी याद रखना, ग्लास में होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने अभी ऑप्टिक्स हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, बस टॉपिक की बेसिक चीज की, हाँ ऑप्टिक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, बस वही चीज मैंने आपको बताई। फिर से देख लीजिएगा, ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग लाइट मतलब प्रकाश के गुणों एवं व्यवहार का अध्ययन करते हैं, बिहेवियर और प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। फिर लाइट का जो नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर का होता है, इसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में होती है। 1 नैनोमीटर मैंने आपको बताया, एक कभी कभी वो एंगस्ट्रॉन में भी पूछ लेता है, तब भी आप याद रखिएगा। फिर कुछ चीजें मैंने आपको बताई कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य और दूसरी चीज हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो चेंज होती रहती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है वो चेंज्ड नहीं होती है। कुछ मैंने आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूछे गए आपसे क्वेश्चन कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, वो मैंने दोनों आपको बता दिए। तो हम लोगों ने ये चीज क्या जाना, लाइट के नेचर के बारे में कुछ पॉइंट्स जाने। अब मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छी चीज एक पढ़ा देता हूं आज, जिससे सवाल आता ही आता पेपर में है। चलिए उसको देख लेते हैं। आप सब लोग हेडिंग डालिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको मैं हटा दे रहा हूं अब। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ऑप्टिक्स में मैंने सबसे पहले यही टॉपिक क्यों लिया, बिकॉज ऑप्टिक्स में जितने भी सवाल आप देखेंगे एसएससी में पूछे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा
प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन आने की रहती है वो TIR से रहती है। आप लोगों ने अभी तक TIR को मेनली ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल देखा कि भाई TIR किस में होता है, मिरेज में होता है, ऑप्टिकल फाइबर में होता है, कटे हुए हीरे में दिखाई देता है। लेकिन थोड़ा सा सवाल का पैटर्न चेंज हो रहा है। आजकल वो एग्जाम्पल की जगह कंडीशंस पूछ रहा है कि TIR की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली स्किप कर देते हैं, केवल एग्जाम्पल याद करके बस खुश हो जाते हैं। तो हम इसी वजह से आपके लिए ये टॉपिक लेके आए हैं कि आप इसको देखिए कि हाँ TIR में किस किस टाइप की प्रॉब्लम बन सकती हैं। खाली एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा कि आपने 4 एग्जाम्पल याद कर लिए तो आप समझ ले कि आपने TIR पूरा तैयार कर लिया। मैं आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको TIR इतना अच्छे सिखा दूं कि फिर आप जिंदगी में कभी ना भूलें, चाहे जैसा क्वेश्चन TIR से आए, आपका सवाल कभी भी गलत ना हो। राइट, चलिए देखते हैं। TIR को समझने के पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल का मतलब क्रांतिक कोण। तो हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने से पहले एक काम ये कर लेते हैं कि क्रांतिक कोण क्या होता है। जब क्रांतिक कोण आप समझ जाओगे तो आसानी से आप TIR क्लियर हो जाएगा आपका। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? क्रांतिक चलिए मैं इधर लिखे ले रहा हूं, क्रांतिक कोण। सुनिएगा, क्रांतिक कोण क्या होता है। हमने क्या किया, 2 मीडियम लिए, एक रेयरर मीडियम लिया, रेयरर को हिंदी में कहते हैं विरल माध्यम। क्या कहते हैं? विरल माध्यम। और एक डेंसर मीडियम लिया जिसको हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। डेंसर, रेयरर। हमने क्या किया, एक सघन माध्यम से डेंसर मीडियम से एक लाइट इंसिडेंट कराई, सघन माध्यम से जो विरल माध्यम की तरफ जा रही है। यहीं पे हमने एक नॉर्मल डाल दिया, अभिलंब जिसको बोलते हैं। ये इंसिडेंट रे हमारी हो गई। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान सुनिएगा आप सब लोग, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। मतलब यही इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। कब? फिर से सुनिएगा हिंदी में एक बार। जब वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, उसी को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर से देखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, angle of incidence in denser medium for which angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree. Then this angle of incidence is known as critical angle. I hope आप समझ गए होंगे कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण
90 डिग्री होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब अगर आप क्रांतिक कोण समझ गए तो यहां से भैया दो डाटा बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि आपके एसएससी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसने बहुत बार पूछा कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आप आसानी से चेक कर लेते हैं, भाई हाँ डायमंड है, सही है, कर लेते हैं आप। लेकिन अगर उसने क्रिटिकल एंगल पूछ दिया और डायमंड ऑप्शन दे दिया तो आप डायमंड को फिर टिक कर दोगे। तो आप ध्यान रखना, क्रिटिकल एंगल जो होता है वो वाटर का होता है 48 डिग्री और डायमंड का जो होता है वो होता है 24 डिग्री। ये दो डाटा आप जरूर भैया याद रखना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़का जल्दबाजी में क्रिटिकल एंगल डायमंड का ही सबसे ज्यादा कर देता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज भी कि डायमंड हैज मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल, गलत हो गया, क्योंकि मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल किसका होता है, वाटर का होता है। क्लियर है? तो ये आपका क्रिटिकल एंगल हो गया। अब जब आप क्रिटिकल एंगल समझ गए तो आप आसानी से TIR समझ जाएंगे। तो आप देखिएगा, कंडीशन ऑफ TIR, कंडीशंस ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। पहली शर्त होती है कि लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जानी चाहिए, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ लाइट जानी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। आपतन कोण सदैव क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, तभी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। समझ में बात आई कि अगर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है, मतलब जिस मीडियम से लाइट गई उसी मीडियम में फिर वापस आ गई, तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्लियर? बात समझ में आई? चलिए, अब इन दो चीजों को अगर हम अप्लाई कर दें तो हम आसानी से अपने क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए, यही हम थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहे हैं और इसी में आपको मैं समझा दे रहा हूं, इधर जगह कम है थोड़ी। अब हम क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा एंगल बढ़ा लेते हैं, ये एंगल ले लेते हैं, ठीक है? ये क्रिटिकल एंगल था, अब मैंने ये इंसिडेंस एंगल ले लिया। और दूसरी बात क्या किया, डेंसर से रेयरर ही जा रहे हैं, कभी रेयरर से डेंसर नहीं जाना है, हमेशा डेंसर रेयरर से डेंसर ना जाकर डेंसर से रेयरर जाना है। तो जब हम डेंसर से रेयरर जा रहे हैं तो ये क्रिटिकल एंगल तक तो मैक्सिमम कंडीशन थी, ये सारी लाइट इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। कब? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से, और इसी को भैया बोला जाता है TIR, मतलब जिस माध्यम से लाइट गई थी उसी माध्यम में लाइट फिर से वापस आ गई। तो ये हमारा हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके लिए दो कंडीशंस, पहली लाइट हमेशा डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए, दूसरी बात एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण सदैव क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए अगर आपको क्या कराना है, TIR कराना है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर खूब पूछा जाता है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु कहते हैं इसको हिंदी में है। दूसरा हमारा मिरेज जिसको मृग मरीचिका कहा जाता है, कटा हुआ हीरा
काफी ज्यादा चमकता है, वो भी TIR की वजह से होता है। तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स TIR के हैं। सो अब आप लोग एग्जाम्पल तक खाली सीमित ना रहें। आई होप आपकी समझ में सारी चीजें आ गई होंगी कि TIR की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस आजकल पूछ रहा है कि हाँ कैसे TIR अकर होगा, राइट। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिएगा, ये टॉपिक हटाता हूं। फिर देखिएगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन। अपवर्तन। रिफ्रैक्शन एक्चुअल में क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। आपके एसएससी में एक बार पूछा था उसने कि द मेन काज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको अलग अलग करके उसने बहुत ही क्लोज ऑप्शन बनाया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मेन काज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखें, मेन काज ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। क्योंकि रिफ्रैक्शन तो तभी होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, और जब मीडियम चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी। इसकी वजह से जो लाइट होती है वो अपने इनिशियल पाथ या मूल पथ से विचलित हो जाती है, डेविएट हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मेन रीजन, मतलब मैंने आपको यह बताया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहले ये चलो देख लेते होता है क्या। जब लाइट एक मीडियम से, मैंने ले लिया ऊपर रेयरर मीडियम ले लिया और नीचे डेंसर मीडियम ले लिया। अब हमने क्या देखा कि लाइट हमारी रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही, नॉर्मल हमने डाल दिया यहां पर। अब होता क्या है, इस लाइट को ऐसे ही सीधा जाना चाहिए था, लेकिन जब ये रेयरर से डेंसर में जाएगी तो ये अब अपने पाथ को फॉलो न करके जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो हमेशा ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। मतलब ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे कब नॉर्मल की तरफ तब झुकेगी जब रेयरर से डेंसर में जा रही होगी। दूसरी चीज हम ले लेते हैं, ऊपर हम डेंसर ले लेते हैं और नीचे रेयरर ले लेते हैं। अब हमने देखा नॉर्मल खींच दिया, ये इंसिडेंट रे हो गई। अब इसका इनिशियल पाथ तो भाई यही है, लेकिन डेंसर से जब हम रेयरर में जाएंगे तो लाइट हमारी क्या करेगी, इस पाथ से दूर भागेगी। क्यों? क्योंकि हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं और यहां क्या था, रेयरर से डेंसर में जा रहे थे। तो आपने क्या देखा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपने मेन पाथ से या मूल पथ से डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है, और इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे एग्जाम्पल्स आप इसके आप देखेंगे कि अगर कोई कॉइन पड़ा हुआ है ग्लास में, वाटर ग्लास कोई है, तो आप देखेंगे कॉइन आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा सरफेस से। या आप ग्लास में कोई चम्मच डाल के देखें तो चम्मच आपको थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का चमकना, वो क्या है, ये सब रिफ्रैक्शन के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे मेन काज ऑफ रिफ्रैक्शन,
तो मेन cause of refraction is speed of light. Is different in different medium. मतलब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अपवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अपवर्तन का मुख्य कारण होता है कि प्रकाश के वेग का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना। जैसे मैंने भी पीछे वाले पेज पे कराया था आपको कि ग्लास में आपने देखा था 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड थी, वाटर में देखा था 2.25 थी इंटू 10⁸, वैक्यूम में अलग स्पीड। तो रिफ्रैक्शन का जो मेन काज होता है वो यही होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? आई होप रिफ्रैक्शन आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला तो हमारा बहुत ही सिंपल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये मैंने रेयर ले लिया, ये डेंसर ले लिया। इंसिडेंट रे, refracted ray and normal all lies at in a same plane। मतलब आपतन बिंदु पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला ये हो गया आपका। दूसरी चीज जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल टू कांस्टेंट, नियतांक। मतलब इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन इक्वल टू कितना होगा? इन दोनों का रेशियो हमेशा हमारा फिक्स रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ये दोनों लॉज हमारे हो गए किसके? इसने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के दोनों नियम हैं ये। अपवर्तन का पहला नियम, आपतन बिंदु पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा हमारा होता है साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होगा वो हमेशा नियतांक होगा। राइट? आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फिर आ जाइए रिफ्लेक्शन। हिंदी में कहते हैं परावर्तन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है? सपोज कोई सरफेस है, ठीक है, इस पे लाइट इंसिडेंट होती है आकर, एक नॉर्मल हमने डाल दिया और ये उसी मीडियम में कुछ अमाउंट उसका वापस हो जाता है। मतलब when light strikes a surface, some of it bounce back in the same medium, some of it bounce back in the same medium in a definite direction. The process is known as reflection of light. जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो इसका कुछ भाग
उसी माध्यम में वापस हो जाता है, जो एक निश्चित दिशा में वापस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसके भी दो लॉज हैं। पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। मतलब आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो लॉज होते हैं किसके, परावर्तन के। अब परावर्तन के लिए एक बार पूछा गया कि अगर सबसे अच्छी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होती है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये सब लोग, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन कभी न कभी रिपीट भी होते रहते हैं, कि जो सिल्वर होता है, सिल्वर एजी, ये वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। अगर मेटल में हम बात करें तो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर लगभग किसको माना जाता है, सिल्वर को माना जाता है। दूसरी बात, रिफ्लेक्शन का एक एप्लीकेशन ये भी आप कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें जैसा दिखता है, जैसे हमने कहा हमें पेड़ पौधे ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं और सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट हमें जैसा दिखता है वो उस कलर को क्या कर रहा होता है, रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, परावर्तित कर रहा होता है। तो ये एक एप्लीकेशन रिफ्लेक्शन का हो गया कि जैसा ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, इसका मतलब वो उस कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है और सारे कलर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आप एक एप्लीकेशन भी समझ सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और TIR तीन चीजें पढ़ ली और कम से कम समय में तीनों चीजों को खत्म कर लिया। आई होप आपकी समझ में भी सारी चीजें आ गई होंगी। अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा देते हैं जो बहुत ज्यादा SSC में आता है, बस 2 से 3 मिनट और लगेगा, आप वो भी सीख लीजिए। वैसे होल टॉपिक आपको आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको कुछ बस बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा आने वाली चीजों के बारे में बता रहा हूं। जैसे एक देखिएगा, मिरर आप जब पढ़ोगे तो मिरर में एक कॉन्सेप्ट प्लेन मिरर का आता है। वैसे तो प्लेन मिरर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको जरूर सिखा देना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम का है, कि अगर दो प्लेन मिरर किसी एंगल थीटा पे रखे हुए हैं, दो प्लेन मिरर किसी एंगल थीटा पर रखे हुए हैं और इनके बीच में कोई हम ऑब्जेक्ट डाल दें, ठीक, तो अब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ये मैं आपको और सिखा देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा SSC में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है। आई होप आसानी से आप सीख भी जाओगे। तो नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या, जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है n = 360/θ-1। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब when 360/θ is a even number। मतलब जब 360/θ का मान इवन नंबर होगा,
2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे, तो हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस का फार्मूला क्या लगाएंगे, 360 अपान थीटा -1 लगाएंगे इक्वल इमेजेस के केस में। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, लेट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री से 45 डिग्री, देन एन इक्वल टू कितना हो गया, 360 अपान 45 -1, तो ये हो गया 8 - 1 बराबर 7। तो इस केस में आपने देखा कि 360 अपान 45 8 इवन आ रहा, तो उसमें से मैंने एक घटा दिया। लेकिन दूसरा केस n बराबर 360 अपान थीटा भी हो सकता है, जब इसकी वैल्यू क्या आ रही हो, 8 आ रही हो, तो हमको माइनस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब अगर 360 अपान थीटा की वैल्यू इवन आए तो उसमें से एक माइनस कर दीजिएगा इक्वल नंबर ऑफ इमेजेस के केस में, और अगर 360 अपान थीटा की वैल्यू 1 से इक्वल टू 8 नंबर आ रही है तो आप उतनी ही इमेजेस ले लीजिएगा। ये एक एक्स्ट्रा आपका थोड़ा मैंने प्लेन मिरर का एक सेक्शन आपको पढ़ाया, वैसे नेक्स्ट क्लास जब मैं आपका लूंगा तो उसमें मिरर ही चलेगा। मिरर में कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर, पूरी क्लास मैं आपकी मिरर की कंप्लीट क्लास लूंगा, जिससे आप मिरर से रिलेटेड कोई भी चीज आपकी कभी भी गलत ना हो। और आई होप जो चीजें हम लोग पढ़ लेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपका फिर उस सेक्शन से गलती होना बहुत ही मुश्किल रहेगा। बस जरूरत इस बात की है कि आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ें और जो चीजें आपको कराई जाए उसको घर पे जाकर एक बार उसका एप्लीकेशन जरूर करिए। ओके, तो फिलहाल आज क्लास यहीं पे वाइंड अप करता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।